सो हेलो बच्चा लोग, वेलकम बैक टू द पीएचडी सीरीज। एक ऐसा सीरीज जहाँ पे हम लोग एक टॉपिक के ऊपर कंप्लीट पीएचडी कर डालते हैं। आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं सॉलिड एंगल के बारे में। हम लोग उसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे, रिलेशन क्या है बिटवीन अ प्लेन एंगल एंड अ सॉलिड एंगल, एंड हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे सम रियली गुड क्वेश्चंस इन्वॉल्विंग इलेक्ट्रोस्टैटिक, चाहे वो आपका फ्लक्स का सवाल हो या फिर इवन रे ऑप्टिक्स के सवाल हो। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले ज़रूर से हमारा ये जो टेलीग्राम चैनल है एडुनिटी फॉर फिजिक्स, इसको ज्वाइन कीजिए। यहाँ पे हम लोग अपने वीडियोस को, डॉक्यूमेंट्स को भी शेयर करते रहते हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। अच्छा, अभी स्टार्ट करने से पहले आपको डिफरेंस पता होना चाहिए बिटवीन अ प्लेन एंगल एंड अ सॉलिड एंगल। ठीक है, तो अगर हम लोग इस फिगर को ध्यान से देखें, यहाँ पे एक लाइन है, ए बी लाइन। ठीक, अगर मैं आपसे पूछूं कि ये लाइन आपके आंखों पे कितनी एंगल सबटेंड कर रही है, तो हम क्या करेंगे, हम इसके दोनों एंड्स को अपने आंख से ज्वाइन कर देंगे इस तरीके से, और ये एंगल थीटा हो गया, द एंगल सबटेंडेड बाय दिस लाइन। ये हो गया हमारा प्लेन एंगल, जिसे हम रेडियंस में मेजर करते हैं। ठीक है, अच्छा सर, अगर आपको इस थीटा की वैल्यू को फाइंड आउट करना है तो आप क्या कर सकते हैं, कीपिंग आई एट द सेंटर यू कैन ड्रॉ अ सर्कल। तो यहाँ पे पूरा सर्कल तो नहीं बनाएंगे, एक आर्क बना लेते हैं। तो ये आर्क हो गया है जिसका सेंटर आई पे ही है। बढ़िया है सर। अब हम लोग इस तरीके से अगर डायग्राम को एक्सटेंड करें तो ये हो गया आपको रेडियस ऑफ द सर्कल, ये हो गया आपको वो आर्क लेंथ एल, राइट। सो थीटा इज डिफाइंड एज एल बाई आर। इस तरीके से थीटा को डिफाइन किया जाता है। बढ़िया है, यानी कि एल आपका हो जाएगा थीटा इंटू आर। ठीक है, ये आप सभी जानते थे। लेकिन अब अगर हम लोग बात करें सॉलिड एंगल की, डायग्राम को फिर से यहाँ पे ध्यान से देखिए। आपके पास यहाँ पे आई है और ये एक स्क्वायर शीट है। ठीक है, रेक्टेंगल भी हो सकता है, कुछ भी मान लीजिए, ये आपके पास एक शीट है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि ये शीट आपके आंखों पे क्या सबटेंड कर रहा है, तो वो प्लेन एंगल नहीं होगा, वो होगा आपको एक 3D एंगल। उसे हम कहते हैं सॉलिड एंगल। और उसे फाइंड आउट करने का तरीका क्या होता है, ये जो आपके सामने शेप है, इसका इसके सरकमफरेंस को आप आंखों से ज्वाइन कर दे कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब जो ये आपकी आंखों पे एक 3D एंगल सबटेंड कर रहा है, उसे ही हम कहते हैं सॉलिड एंगल। उसका सिंबल होता है इस तरीके से ओमेगा, राइट। और इसका जो SI यूनिट होता है दैट इज स्टरेडियन। ठीक है, अच्छा, अब इस ओमेगा को कैसे डिफाइन किया जाता है, तो इस वाले सिचुएशन में, इस प्लेन एंगल में हमने एक आर्क बनाया था। यहां पे हम एक स्फेरिकल सरफेस बनाएंगे, स्फेरिकल सरफेस। तो ये आपको 2D में दिख रहा है तो आर्क दिख रहा होगा, लेकिन आप इसे स्फीयर का सरफेस की तरह ट्रीट करें। ठीक है, एंड दिस बीइंग द सेंटर ऑफ दिस स्फेरिकल सरफेस। बढ़िया है। अब यहां से अगर हम लोग इन चारों लाइन को एक्सटेंड करें और इस स्फीयर पे जहां पे भी इंटरसेक्ट होने वाला है वहां पे ज्वाइन करके इसको शेड करें, तो ये आपको वो कर्व्ड सरफेस हो गया ऑन दिस स्फीयर। समझ में आ रहा है? नाउ ओमेगा कैसे डिफाइन किया जाता है? ओमेगा इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ दिस एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर, राइट। यहां पे थीटा होता था L बाई आर, यहां पे ओमेगा होता है एरिया अपॉन रेडियस स्क्वायर। ठीक है, यानी कि एरिया अगर आपको निकालना है तो सिंपली ओमेगा इंटू आर स्क्वायर, एंड यूनिट इज स्टरेडियन। ठीक है, तो ये आपको क्लियर आइडिया होना चाहिए कि कैसे हम लोग डिफाइन करते हैं एक सॉलिड एंगल को, जहां पे ये जो एरिया है वो एरिया आपको कर्व्ड सरफेस एरिया है लाइंग ऑन द स्फेरिकल सरफेस। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पे हम लोगों ने फिर से इसे अच्छे से प्रॉपर से डिफाइन करके आपको दिखा दिया गया है। ये मान लीजिए एक छोटा सा कर्व्ड सरफेस एरिया है ऑन दिस स्फेरिकल पोर्शन, इसे हमने बोल दिया है DA। अगर आपको जानना है कि सेंटर पे ये कितना सॉलिड एंगल सबटेंड कर रहा है, तो इसके चारों तरफ जो भी सरकमफरेंस है हमने उसको ज्वाइन कर दिया है। सो दिस 3D एंगल इज D ओमेगा, छोटा सा एंगल है। सो D ओमेगा आपको हो जाएगा DA अपॉन आर स्क्वायर। सही है, तो इस तरीके से हमने इसको डिफाइन कर दिया। अब बात करते हैं अपना रिलेशन बिटवीन कोन, हाफ एंगल एंड सॉलिड एंगल। इस रिलेशन के बेसिस पे ही आपको न्यूमेरिकल्स बनते हैं और हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व भी करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले रिलेशन को समझ लेते हैं, उनके टर्म्स को समझ लेते हैं, और उसके बाद हम लोग जाएंगे कि वो आता कैसे है।
तो ये आपके सामने एक कोन आपको दिख रहा है एंड दिस कर्व्ड पोर्शन इज बेसिकली द कर्व्ड पोर्शन ऑफ अ स्फीयर। ठीक है, अच्छा है। तो मान लेते हैं कि ये जो आपको कोन है दिस इज सबटेंडिंग एन सॉलिड एंगल ऑफ ओमेगा एट दिस पॉइंट। ठीक है, हम यहां से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे ड्रॉ कर देते हैं एंड दिस इज कॉल्ड दी हाफ एंगल। कोन हाफ प्लेन एंगल जो यहाँ पे बोला जा रहा है वो यही है। अगर ये आपका कोनिकल पोर्शन था तो ये जो इसका एंगुलर बाइसेक्टर है इसे हम कहते हैं अल्फा विच इज दी 2D एंगल, हाफ एंगल है। ठीक है, अच्छा है। सो ओमेगा इज solid angle, alpha is the half angle. So relation between omega and alpha is given by this formula. हम लोग इसको derive भी करेंगे आगे चल के, आपको टाइम स्टैम्प में भी दिख जाएगा कि कब वो derive होने वाला है। So omega is equal to 2 pi bracket 1 minus cos alpha। ठीक है, ये आपका हो गया हाफ एंगल। अच्छा है, अब यहाँ पे आप एक और चीज़ देख सकते हैं कि अगर ये अल्फा की वैल्यू π/2 हो जाती है तो वो आपको एक हेमिस्फीयर बन जाने वाला है। आप देख सकते हैं ना, अगर ये अल्फा की वैल्यू π/2 है यानी कि ये जो डैश लाइन थी वो वर्टिकल हो जाएगी, एंड सिमिलरली नीचे भी ये वर्टिकल हो चुका होगा, तो वो आपको एक हेमिस्फीयर बन जाएगा, राइट। तो अगर आप इस फॉर्मूले में अल्फा की जगह π/2 पुट कर दे तो ये वैल्यू आपको cos π/2 0 हो जाएगा। सो ओमेगा आपको बन जाएगा 2 पाई, यानी कि एक हेमिस्फीयर इस सेंटर पे 2 पाई स्टेरेडियन सॉलिड एंगल सबटेंड करता है। अगर इसी अल्फा की वैल्यू पाई हो जाए तो वो आपको एक कंप्लीट स्फीयर हो जाएगा। आप इस फॉर्मूले में अल्फा की जगह पाई पुट करेंगे तो ये आपको हो जाएगा 1 माइनस ऑफ -1 यानी कि 4 पाई। इसका मतलब ये है कि एक स्फीयर अपने सेंटर पे 4 पाई सॉलिड एंगल सबटेंड करता है। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए, स्पेशली द सेकेंड पॉइंट, राइट, कि एक स्फीयर अपने सेंटर पे 4 पाई सॉलिड एंगल सबटेंड करता है। ठीक है, बढ़िया है। अब हम लोग एक बारी बात कर लेते हैं कैसे इसको हम लोग डिराइव कर सकते हैं। तो जो अपने पास इसका डेफिनेशन है वहीं से डिराइव करेंगे, राइट। तो हमने इस तरीके से डायग्राम बना लिया है। ये जो आपका अल्फा है ये आपका है हाफ एंगल। ठीक है, अब हमने यहाँ पे क्या किया है, हमने थीटा पे जाके डी थीटा, राइट, का एक एलिमेंट लिया है। ये थिकनेस आप देख सकते हैं RD थीटा है। अब ये एलिमेंट कैसे लेते हैं उसके ऊपर भी हमने एक PhD सेशन किया हुआ है, हाउ टू टेक एलिमेंट्स, राइट। आप चाहो तो उसको देख सकते हो, लिंक आपको नीचे भी मिल जाएगा उसका। तो थीटा पे जाके हमने डी थीटा वाला एक एलिमेंट लिया है, इसका थिकनेस आपको हो जाएगा RD थीटा, और उसी को हमने इस तरीके से इस कर्व्ड सरफेस पे गोल घुमा दिया है। तो ये जो शेडेड पोर्शन है ये आगे भी है और ये पीछे भी है। ठीक है, अब हमें ये जानना है कि इस शेडेड पोर्शन का एरिया कितना है। तो एरिया कैसे लिखते हो आप इसका, पेरीफेरी इनटू दिस थिकनेस, राइट। अब अगर आपको जानना है कि पेरीफेरी कितना होगा इसका, तो हमें ये वाली चाहिए, ये आपका रेडियस हो जाएगा। तो r sin थीटा, ये आपका r है, ये एंगल थीटा है, सो दिस इज r sin थीटा। सो ये जो शेडेड पोर्शन का एरिया होगा दैट इज गोइंग टू बी 2 पाई r sin थीटा। 2 पाई r sin थीटा हो जाएगा आपको इस शेडेड पोर्शन का कंप्लीट पेरीफेरी मल्टीप्लाइड बाई RD थीटा, राइट। ये आपको हो गया इस शेडेड पोर्शन का एरिया। अब हमें जानना है कि इस कंप्लीट कर्व्ड सरफेस का एरिया कितना है, तो आप दोनों तरफ मार देंगे इंटीग्रेशन, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक, तो 0 से लेके अल्फा तक, 0 से लेके अल्फा तक। तो आपने यहाँ पे लिमिट लगाया, आपको 2 पाई r² 1 माइनस कॉस अल्फा आएगा निकल के। ठीक है, अब हाउ डू वी डिफाइन दिस ओमेगा, दिस इज डिफाइंड एज जो इसका सरफेस एरिया है अपॉन r²। आप यहाँ पे करेंगे आपको यही वाला रिलेशन निकल के आ जाएगा। क्लियर है एकदम। तो इस तरीके से हम लोग ड्राइव कर सकते थे। अच्छा, अब यहाँ पे बात करते हैं एक सिंपल सा एग्जाम्पल से कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है। मान लीजिए आपके पास यहाँ पे एक कोई लाइट सोर्स है, ठीक है, उससे बहुत सारी आपको रेज निकल रही है। अगर आपके पास यहाँ पे एक पॉइंट सोर्स है तो जो रेज है वो चारों तरफ जाती है, वो सिर्फ एक सर्कुलर पोर्शन में नहीं जाती है, वो एकदम स्फेरिकल रीजन में चारों तरफ जाती है। समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे डायग्राम बनाने के लिए हम लोग रेज का सहारा लेते हैं। होने को तो यहाँ पे इनफाइनाइट रेज बना सकते थे, लेकिन हमने बोला कि मान लेते हैं कि देयर आर एक्स रेज यूनिफॉर्मली इन दिस स्फेरिकल रीजन। चारों तरफ स्फेरिकल रीजन में एक्स नंबर ऑफ रेज है। ठीक है, अब एक स्फीयर भी बना लेते हैं कुछ इस तरीके से। समझ में आ रहा है।
हमें ये जानना है कि ये जो आपका सरफेस S1 है स्फीयर का, इससे कितनी रेज पास करेंगी, इस वाले से कितनी रेज पास करेंगी। तो क्या आप इस बात को समझ पा रहे हैं कि ये जो x नंबर ऑफ रेज है वो बेसिकली पूरे एक स्फेरिकल रीजन में कनेक्टेड था, प्रेजेंट है, राइट। और एक स्फेरिकल रीजन का मतलब हो गया 4 पाई सॉलिड एंगल। तो x रेज बेसिकली 4 पाई सॉलिड एंगल में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो क्या हम यहां पे लिख सकते हैं दैट x रेज पर 4 पाई सॉलिड एंगल। अगर हमें पता है दैट दिस सरफेस S1 इज सबटेंडिंग एन एंगल ऑफ ओमेगा सॉलिड एंगल एट द सेंटर, तो क्या हम बता नहीं सकते कि इस सरफेस से कितना रेज क्रॉस कर रहा होगा, राइट। सो थ्रू S1 नंबर ऑफ रेज इज व्हाट, x अपॉन 4 पाई विच इज नंबर ऑफ रेज पर यूनिट सॉलिड एंगल मल्टीप्लाइड बाई दिस ओमेगा। तो इस तरीके से आपको पता चल जाएगा। और ये ओमेगा कितना हो जाएगा, सो सर 2 पाई ब्रैकेट 1 माइनस कॉस अल्फा, बिकॉज अल्फा इज द हाफ एंगल इन दिस केस। समझ में आ रहा है, ये अल्फा आपको 2D एंगल है और ये ओमेगा आपको 3D एंगल है। अब अगर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात करें तो वहाँ पे भी जब हम लोग फ्लक्स की बात करते हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की ही बात करते हैं। रे ऑप्टिक्स में भी आपका रेज होता है। तो ज़्यादातर इन्हीं दोनों चैप्टर पे आपको इस कॉन्सेप्ट को इन्वॉल्व करके सवाल बनता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग सवाल को देखते हैं, प्रॉब्लम्स को देखते हैं। प्रॉब्लम्स ग्रेविटेशन में भी बन सकता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड रे ऑप्टिक्स। तो यहाँ पे आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 है फ्रॉम रे ऑप्टिक्स, ठीक है। सवाल को पहले आप रीड करें, एक बार खुद से भी ट्राई कर सकते हैं। सवाल कहता है अ पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट इज एट अ डेप्थ h फ्रॉम द सरफेस ऑफ अ वाटर बॉडी। तो ये आपका वाटर बॉडी है, डेप्थ h पे आपको यहाँ पे एक पॉइंट लाइट सोर्स है और द पावर ऑफ दिस पॉइंट सोर्स इज 100 वॉट, ठीक है। फाइंड लाइट पावर विच रीचेस आउट फ्रॉम द टॉप सरफेस, अज्यूम नो पावर लॉस ड्यू टू रिफ्रैक्शन। तो अब यहाँ पे क्या होगा, आपको चारों डायरेक्शन में, ये आपको पॉइंट सोर्स है, चारों डायरेक्शन में आपको लाइट जो है वो ट्रैवल करेंगी, लेकिन सारी की सारी लाइट तो क्रॉस नहीं करने वाली है। हमसे पूछ रहा है कि अगर 100 वॉट का ये बल्ब है तो कितना पावर बाहर जा रहा है टॉप सरफेस से। क्लियर है, चलिए ध्यान से देखिए सोल्यूशन को। हमें इस वाटर बॉडी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 5/3 दे रखा है क्वेश्चन में, हालांकि 4/3 होता है लेकिन सवाल में 5/3 दिया हुआ है और एयर का 1 दे रखा है, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से सोचे, अगर ये आपका एक पॉइंट सोर्स है तो आपको लाइट जा रही है चारों डायरेक्शन में, लेकिन कुछ लाइट आपको क्रॉस करेंगी। मेजॉरिटी लाइट आपको यहाँ पे टोटली इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा। अगर आप डायग्राम को ध्यान से देखें तो आप देख सकते हैं ये वाली आपको बाहर चली गई, ये वाली आपको जस्ट हॉरिजॉन्टल हुई यानी कि क्रिटिकल एंगल, और उसके बियॉन्ड तो आपको सब लाइट रिफ्लेक्ट होने वाली है, ठीक है। तो हमें यह जानना है कि कितना पावर आपको बाहर क्रॉस होने वाला है। समझ में आ रहा है? अच्छा, तो हम यहाँ पे अगर इसका 3D वर्जन देखिए, अगर किसी बच्चे को 3D में विजुलाइज होने में तकलीफ है तो आप देख सकते हैं ये आपका पॉइंट सोर्स है और ये इस तरीके से एक कोनिकल रीजन बनने वाला है। आप देख सकते हैं ये सारा आपका क्रिटिकल एंगल वाला जोन है और सारी की सारी लाइट इस सर्कुलर पैच से बाहर निकलने वाली है, राइट। इसके बियॉन्ड सब अंदर ही घुस जाएगा, सिर्फ इस सर्कुलर पोर्शन से लाइट बाहर जा रही है, यानी कि आपको एक कोनिकल रीजन बन रहा है। और कोनिकल रीजन बन गया यानी कि हाफ एंगल सॉलिड एंगल का कॉन्सेप्ट घुस जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, तो हमने यहाँ पे क्या किया है, मान लिया कि ये एंगल थीटा है। अगर आप ध्यान से सोचे तो ये एंगल थीटा, ये आपका क्रिटिकल एंगल है। अगर ये थीटा है मतलब कि ये भी थीटा है। हम इस थीटा को निकाल सकते हैं क्या? हाँ जी। अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो आपका थीटा है वो साइन थीटा, यानी कि जो साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल होता है वो आपको होता है बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपॉन अंदर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी साइन थीटा इज इक्वल टू 1/μ, ठीक है। और म्यू की वैल्यू हमें दे रखी है 5/3, तो उसका उल्टा हो जाएगा 3/5। यहाँ तक एकदम क्लियर है। अच्छा, अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, अगर व्हाट इज द सॉलिड एंगल, यानी कि ये जो ओमेगा है, राइट, ये जो आपका सर्कुलर पैच है वो कितना सॉलिड एंगल सबटेंड कर रहा है यहाँ पे। तो ये ओमेगा आपको कितना हो जाएगा 2 पाई ब्रैकेट 1 माइनस कॉस थीटा, बिकॉज थीटा इज द हाफ एंगल। और
अगर आपको साइन थीटा पता है तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये 3/5 है तो ये 4/5 हो जाएगा। सो ओमेगा आपको आ गया है 2π/5। क्लियर है। अब अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो 100 वॉट है ना, ये 100 वॉट आपको 4π सॉलिड एंगल में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, 4π सॉलिड एंगल में। तो 2π/5 में कितना होगा, यूनिटरी मेथड वही हमको लगाना है। सो पावर कमिंग आउट इज इक्वल टू पावर एमिटेड बाय सोर्स पर यूनिट सॉलिड एंगल मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा। ठीक है, तो सिंपली ये आपको हो जाएगा 100/4π। 100 क्या है, पावर ऑफ द सोर्स अपॉन टोटल सॉलिड एंगल विच इज 4π मल्टीप्लाइड बाय दिस ओमेगा विच इज 2π/5। तो ये आपको निकल के आने वाला है 10 वॉट, यानी 10% ही क्रॉस होने वाला है, 90% अंदर ही रह जाएगा। क्लियर है मेरा बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट अस सी योर नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का है, फ्लक्स के ऊपर सवाल बेस्ड है। सवाल कहता है कि अ पॉइंट चार्ज Q इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ अ क्लोज्ड हॉलो सिलेंडर, फाइंड द फ्लक्स थ्रू द कर्व्ड सरफेस। तो ये आपके सामने एक हॉलो सिलेंडर है, ऊपर से फ्लैट सरफेस है, नीचे भी फ्लैट है और ये आपका कर्व्ड सरफेस है। सेंटर पे चार्ज Q है एंड दिस हाइट इज 2√3 R, R बीइंग द रेडियस ऑफ द सिलेंडर। ठीक है, तो हमसे कर्व्ड सरफेस से फ्लक्स पूछ रहा है। समझ में आ रहा है मेरा बात। चलिए लेट्स ट्राई टू सॉल्व इट। आप पहले इसको खुद से ट्राई कर ले और फिर सोल्यूशन को देख सकते हैं। ठीक है, अच्छा है। अगर आपसे कोई ये पूछे कि पूरे सिलेंडर से, इस पूरे सिलेंडर से कितना फ्लक्स क्रॉस कर रहा होगा, तो हमें गॉस लॉ से पता है दैट इज चार्ज एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बढ़िया है। यहाँ पे अब दो तरह का सरफेस है, फ्लैट सरफेस एंड कर्व्ड सरफेस। तो क्या हम ये कह सकते हैं दैट टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू फ्लक्स थ्रू द कर्व्ड सरफेस प्लस फ्लक्स थ्रू द फ्लैट सरफेस, यानी कि फ्लक्स थ्रू कर्व्ड सरफेस इज नथिंग बट टोटल फ्लक्स माइनस फ्लक्स थ्रू फ्लैट सरफेस। अब टोटल फ्लक्स हमें पता है Q/ε0 है, हमें जो सॉल्व करना है दैट इज फ्लक्स थ्रू द फ्लैट सरफेस। क्लियर है एकदम, और वो निकालना कोई मुश्किल बात नहीं है। ये जो आपका फ्लैट सरफेस है वो बेसिकली एक सॉलिड एंगल सबटेंड करेगा जहां पे ये चार्ज रखा हुआ है। अगर आप डायग्राम को ध्यान से देखें तो हम ऐसे ज्वाइन करेंगे तो ये आपको अल्फा हो जाएगा हाफ एंगल, और इस हाफ एंगल की मदद से हम निकाल सकते हैं व्हाट इज ओमेगा। ठीक है, बढ़िया है। ये रेडियस आपका R है, ये अगर कंप्लीट हाइट 2√3/R है, यानी कि यहां से लेके यहां तक का जो आपका लेंथ है वो आपको हो जाएगा कितना, √3R। तो आपको ये पता है, आपको ये रेडियस पता है, तो ये अल्फा को आप निकाल सकते हो। अगर आप ध्यान से देखें तो tan अल्फा आपको हो जाएगा 1/√3, यानी कि अल्फा आपको हो रहा है 30 डिग्री, यानी कि आपको cos अल्फा पता चल गया है। सो ओमेगा इज इक्वल टू 2π 1 माइनस cos अल्फा, और cos अल्फा आपको हो जाएगा √3/2। तो ये हो गया आपको सॉलिड एंगल। लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक फ्लैट सरफेस तो है नहीं, नीचे में भी फ्लैट सरफेस है, राइट। यहाँ से भी आप इसको अगर जोड़ते तो सेम आता आपको ओमेगा, यानी टोटल सॉलिड एंगल सबटेंडेड बाय द फ्लैट सरफेसेस आर 2 ओमेगा। क्लियर है, बढ़िया है। अब हमें जानना है कि फ्लैट सरफेस से आपको कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस कर रहा होगा या फिर फ्लक्स होगा। सो फाई एफ फ्लक्स थ्रू फ्लैट सरफेस इज इक्वल टू फ्लक्स पर यूनिट सॉलिड एंगल मल्टीप्लाइड बाय 2 ओमेगा। ठीक है, अच्छा। सो Q/ε0 इज द टोटल फ्लक्स, 4π यानी कि फ्लक्स पर यूनिट सॉलिड एंगल मल्टीप्लाइड बाय 2 ओमेगा, सो 2 इंटू दिस टर्म। तो ये आपको आ गया है फ्लक्स थ्रू दी फ्लैट सरफेस, और हमें जाना था कर्व सरफेस से कितना होगा। तो यहाँ पे आप इस वाले को यहाँ पे अप्लाई करेंगे, आपको ये सिंपल सा एक रिजल्ट निकल के आ जाएगा √3/2 Q/ε0। ठीक है, बढ़िया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिस इज द थर्ड क्वेश्चन। ये एक स्टैंडर्ड सवाल है, बहुत से बच्चों ने इसको देखा भी होगा, फिर भी यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। Two charges plus Q1 and minus Q2 are placed at A and B respectively. A line of force emerges from Q1 at an angle alpha with the line AB. At what angle will it terminate at minus Q2? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड जो है यहाँ से आपको निकल रहा है और नेगेटिव चार्ज में जाके टर्मिनेट कर रहा है। तो निकल रहा है अल्फा एंगल पे, तो हमसे पूछता है कितने एंगल पे टर्मिनेट कर रहा होगा। ठीक है, ध्यान से देखिए, प्यारा सवाल है और सॉलिड एंगल का ही सवाल है। ठीक है, अच्छा है। अगर आप ध्यान से देखें तो जैसा लाइन आपको ऊपर है वैसा ही हमने एक नीचे भी बना दिया है।
ठीक है, मान लेते हैं कि ये आपको बीटा एंगल पे टर्मिनेट कर रहा है, अल्फा पे तो आपको निकल ही रहा था। अब अगर आप ध्यान से सोचे तो इन दो ग्रीन लाइंस के बीच में भी आपको बहुत सारे इलेक्ट्रिक फील्ड्स ऑफ लाइन होंगी, राइट, कुछ इस तरीके से। तो अगर आप ध्यान से सोचे, जितना नंबर ऑफ लाइन यहाँ पे निकल के राइट साइड मूव कर रहा है, उतना ही आपको इस -q2 में टर्मिनेट भी करेगा। फ्लक्स क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग, राइट, यानी कि फ्लक्स थ्रू दिस सॉलिड एंगल, राइट। अगर आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे आपको ω1 सॉलिड एंगल है अगर, और यहाँ पे अगर ω2 है, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखिए तो ये आपको 3D में निकल रहा होगा, राइट। यहाँ पे भी आपको एक कोनिकल वे में लाइंस निकल रही है और कोनिकल वे में ही लाइन टर्मिनेट कर रही है, ठीक है। तो जितना फ्लक्स आपको ω1 सॉलिड एंगल से निकल रहा है, उतना ही आपको ω2 में घुस भी रहा होगा, right? So this solid angle is ω2 and this solid angle is ω1, ठीक है। अब हमें इस इक्वेशन का बस इस्तेमाल करना है। What is flux through ω1, right? What is flux through ω1? So that is going to be q1 upon epsilon naught, which is the total flux through a point charge per solid angle. So 1/4 pi किया है, multiplied by ω1 and similarly q2 upon epsilon naught into 1/4 pi into ω2, ठीक है। आई होप ये इक्वेशन समझ में आ रहा है ना। बार बार हम यहाँ पे यूनिटरी मेथड ही अप्लाई कर रहे हैं बेसिकली। अच्छा, अब आपको ω1 ω2 को लिखना है। आपका 1/4 pi खत्म, एप्सिलॉन नॉट खत्म हो जाएगा, ω1 हो जाएगा आपको 2 पाई ब्रैकेट 1 माइनस कॉस अल्फा और यहाँ पे 2 पाई 1 माइनस कॉस बीटा। अब यहाँ पे आपको लगाना है ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलास। 2 पाई आपका खत्म हो जाएगा। 1 माइनस कॉस अल्फा को आप लिख सकते थे 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 और इसे 2 साइन स्क्वायर बीटा बाई 2। आपको इसे बस रीअरेंज करना है टू गेट द फाइनल रिजल्ट एज दिस वॉच। क्लियर है? सो दैट इज all about the concept of solid angles and some really good problems। और इसके अलावा ज़रूर से ये जो हमारा गोल्ड माइन लिंक है, ये भी आपको नीचे मिलेगा, अ सिंगल एक्सेल फाइल जहाँ पे आपको हमारे चैनल का सारा कंटेंट का लिंक्स अरेंज्ड मैनर में दिया हुआ है, चाहे वो PYQs हो, कॉन्सेप्ट वीडियोस हो, एडवांस्ड प्रॉब्लम्स हो, पार्ट टेस्ट, फुल टेस्ट हो या फिर हमारा PhD सीरीज हो, ठीक है। तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। हम लोग मिलते रहेंगे और वीडियोज़ में, तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।